देखें जी, न्यूमेरिकल नंबर 7 है a rectangular wire loop of sides 8 centimeter by 2 centimeter with a small cut in moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 टेस्ला। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है लाइक इस तरह से, इसकी साइड्स की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, मीन के 8 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ है और 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। तो ये इसकी 2 सेंटीमीटर की विड्थ है। और साथ एक और बात भी उसने कही है, एक और बात भी उसने कही हुई है कि 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर विद अ स्मॉल कट, इस पे छोटा सा कट भी है। तो ये आ गया इसका स्मॉल कट, लें जी ये छोटा सा कट आ गया इस पे वायर पे, ठीक है। यानी एक कंप्लीट लूप नहीं बन रही, कंप्लीट लूप नहीं बन रही। कंप्लीट लूप तो तब बनती ना कि अगर कट ना होता, ये दोनों एंड्स भी आपस में कनेक्टेड होते, तो उस सूरत में कंप्लीट लूप बनती। अभी ये कंप्लीट लूप नहीं है, ठीक है, एक स्मॉल कट है। अच्छा, अब ये इसको रखा हुआ है 0.3 टेस्ला की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला, तो ये आपके सामने मैं ड्रॉ कर देता हूं। इनसाइड इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस लगा के, लाइक ऐसे। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। नहीं जी, ये स्मॉल कट्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब जरा देखें इसकी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना बताया हुआ है। मैग्नीट्यूड बताया हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड का 0.3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 0.3 टेस्ला। अच्छा जी, मजीद क्या और बता रहे हैं, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। मैग्नेटिक फील्ड जो है लूप के नॉर्मल है, तो नॉर्मल ही आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। जाहिर है ये इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो वो उसके नॉर्मल के अलोंग होगी। व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट। कट के ये जो दोनों एंड्स हैं इनके अक्रॉस कितनी ईएमएफ डेवलप होगी, क्या फाइंड करना है हमने, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो वी हैव टू फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा जी, अब ये कितनी वेलोसिटी से लूप मूव कर रही है, लूप की वेलोसिटी बताइए 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, डेफिनेटली बनेगा 1 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -2 मीटर्स पर सेकंड। ठीक हो गया। अब आगे उसने कंडीशंस भी बताई हैं। पहली कंडीशन क्या बताई है कि लूप को आपने मूव कैसे करवाना है। व्हाट इज द ईएमएफ developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in direction normal to longer side। पार्ट ए में कहते हैं इन डायरेक्शन नॉर्मल टू लोंगर साइड, यानी आपने जिस डायरेक्शन में इसको मूव करवाना है वो लोंगर साइड के नॉर्मल के अलोंग है। अब लोंगर साइड कौन सी वाली है, डेफिनेटली ये वाली लोंगर साइड है। इसका नॉर्मल किधर बनेगा, इसका नॉर्मल बनेगा या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड, जिधर मर्जी आप मूव करवा दें इसको, आपकी अपनी मर्जी है। तो लोंगर साइड के नॉर्मल के अलोंग तो मैं इस डायरेक्शन में इसको मूव करवा लेता हूँ, अपवर्ड मूव करवा लेता हूँ। ठीक हो गया, यानी ये हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक हो गया। तो पार्ट ए में हम नॉर्मल साइड के लोंगर साइड के नॉर्मल के अलोंग इसको मूव करवा रहे हैं। तो अब इस केस में देखें वेलोसिटी कितनी होगी, करते हैं, सॉरी वेलोसिटी हमें बताई हुई है, ईएमएफ कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सी बात है। अच्छा पहले मुझे बताएं सवाल की समझ आइए जी, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा आप जरा देखें, हमने ईएमएफ कैलकुलेट करनी है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सा वाला फार्मूला यूज करेंगे, मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है ना ईएमएफ। तो जब मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है मोशनल ईएमएफ का फार्मूला यूज होगा। और मोशनल ईएमएफ का फार्मूला क्या था, दैट वाज बी वी एल, बी वी एल साइन थीटा। और थीटा 90 डिग्री है क्योंकि उसने खुद ही कह दिया परपेंडिकुलर है, और साइन 91 होता है। चलें पूरा लिख देता हूं, साइन 90 और साइन 90 हो जाएगा 1। अब जरा देखें मोशनल ईएमएफ का जब फार्मूला हमने ड्राइव किया था तो एल किसकी लेंथ थी, एल हमारे उस कंडक्टर की लेंथ थी जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ड्रैग किया जा रहा था। ये हमारा कंडक्टर है सपोज, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस अगर ड्रैग किया जा रहा है तो इसकी लेंथ जो है दैट इज एल। अब अगर जरा गौर से देखें, जरा गौर से देखें तो ये 2 सेंटीमीटर वाली जो लेंथ है, अगर इस डायरेक्शन में मैं मूव करवाता हूं, ये वेलोसिटी की अगर ये डायरेक्शन रखूं, तो क्या 2 सेंटीमीटर की लेंथ ये मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ड्रैग होगी, या 8 सेंटीमीटर वाली लेंथ ये मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ड्रैग होगी, कौन सी वाली ड्रैग होगी जी बताएं जरा मुझे। सर 2 सेंटी ना 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 8 सेंटीमीटर ना, 2 सेंटीमीटर किधर से आ गई, 8 सेंटीमीटर ड्रैग होगी। दिस इज विड्थ, दिस इज विड्थ W। 2 सेंटीमीटर किधर से ड्रैग होगी, देखें
मोशनल ईएमएफ का जब हमने फार्मूला ड्राइव किया था, मैं एक दफा फिर से आपको बताता हूँ, मोशनल ईएमएफ का जब हमने फार्मूला ड्राइव किया था उसकी मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ ताकि चीज क्लियर हो जाए बिल्कुल। ये देखें जरा, इस जगह पे हमने लगाया हुआ था गैल्वानोमीटर, ठीक हो गया, और ये हमारा वो कंडक्टर था, ये वाला वो हमारा कंडक्टर था जिसको हम ड्रैग कर रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड थी इनवर्ड, क्रॉस लगे हुए थे अगर याद हो, वरना पेज पलट के देख लें इस तरीके से, ठीक हो गया। तो एक कंडक्टर की जो लेंथ थी, इस लेंथ को हमने एल का नाम दिया हुआ था ना, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने फाइनली ड्राइव किया था, ये वाला BVL, इसमें लेंथ किसकी थी, इस कंडक्टर की लेंथ थी। ये कंडक्टर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ड्रैग हो रहा था, ठीक है, ऐसे ड्रैग हो रहा था इस डायरेक्शन में, यूं इस डायरेक्शन में। अब जरा देखें, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इसके अक्रॉस ड्रैग कौन सी वाली साइड होगी, ये वाली साइड, ये लोंगर साइड इसके अक्रॉस ऐसे ड्रैग होती चली जाएगी। आई समझ, तो इसलिए यहाँ पे L लिखा मैंने, वरना अगर ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर वाली ड्रैग होती इसके अक्रॉस ऐसे, तो फिर मैं क्या लिखता, फिर यहाँ पे L की बजाय W लिखता। आगे समझ बात की। अच्छा खैर अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखें बी की वैल्यू कितनी बताई हुई है, वो बताइए 0.3 टेस्ला, 0.3। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी हमें बताई हुई है कितनी है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। लेंथ कितनी है, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का मतलब 0.08 मीटर्स, तो ये आ जाएगा 0.08 मीटर्स। लें जी, बस अब इसको कैलकुलेट कर लें, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं ई के साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट में एल लिख देता हूं। क्या मतलब, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन लेंथ एल इज ड्रैग्ड अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। आगे समझ बात की। अच्छा अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जरा देखिएगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में वो कहते हैं, एक मिनट बाद में मिटाता हूं, पहले इसको समझ लें। अब सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, पार्ट बी में क्या कहते हैं, अब आपने किस तरीके से लूप को ड्रैग करवाने, what is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in a direction normal to shorter side, शॉर्टर साइड के नॉर्मल के अक्रॉस अब आपने मूव करवाना है। अच्छा जब शॉर्टर साइड के नॉर्मल के अक्रॉस मूव करवाएंगे तो किस डायरेक्शन में मूव करेगी लूप, या तो इधर मूव करेगी या फिर इधर मूव करेगी। आई समझ बात की। तो देखें जरा, मैं दो डायग्राम्स क्या बनाऊं, एक ही डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पे देखें जरा, शॉर्टर साइड के नॉर्मल के अक्रॉस मूव करवाना है, तो ये देखें जी, अब मैंने इसको ड्रैग करवाना है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन थी v, इसे मैं कह देता हूं v डैश। अब जरा देखिएगा पार्ट बी में क्या होगा, ये था पार्ट ए हमारा। अब आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ। देखें अब अगेन पार्ट बी, पार्ट बी में क्या लिखा जाएगा, अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेकिन अब कौन सी वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ, BV sin 90। क्यों, क्योंकि अब इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूं, इस डायरेक्शन में, और यहां पे लिखा जाएगा V डैश, ठीक है, क्योंकि अब इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूं। और उसने खुद कहा है पार्ट बी में, नाउ यू हैव टू मूव दिस लूप, you have to move this loop such that the shorter side should be being dragged across the magnetic field। ये शॉर्टर साइड जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाना है। शॉर्टर साइड ये है तो इसके परपेंडिकुलर, जाहिर सी बात है यही वाली डायरेक्शन बनती है। तो जब इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो ये शॉर्टर साइड ऐसे ड्रैग होती चली जाएगी। तो जब शॉर्टर साइड ड्रैग होगी तो अब यहाँ पे एल नहीं आएगा बल्कि डब्ल्यू आएगा, यानी उसके विड्थ। आगे समझ बात की। अब जरा वैल्यूज पुट करें, अगेन वही 0.3। वी डैश क्या है, वी डैश की वैल्यू, वी डैश वैल्यू वही होगी, इतनी वेलोसिटी से हमने मूव करवाना है, यही वी है यही वी डैश है। तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई डब्ल्यू। क्या है डब्ल्यू, वो है 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली 0.02 मीटर्स के, 0.02 मीटर्स। तो ये लिख दिया 0.02 मीटर्स। लें जी, सिंप्लीफाई कर लें इसको, आपको आंसर मिल जाएगा। एंड दिस विल बी, दैट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ across width, that was induced EMF across length, and this is induced EMF across width W। जी ये चीज क्लियर हुई। जी सर। अच्छा अभी मजीद देखें, अभी खत्म नहीं हुआ न्यूमेरिकल, मजीद उसने एक और बात भी कही हुई है, फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। कितनी देर तक इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट होती रहेगी हर केस में, हर केस में कितनी देर तक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है प्रोड्यूस होती रहेगी। जरा पहले पार्ट ए देखें देखें जरा, अब पार्ट ए में कितनी देर तक इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट होगी, जाहिर सी बात है जितनी देर तक ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ड्रैग करता रहेगा वी डायरेक्शन में। अच्छा अब जरा गौर से देखिएगा, वी डायरेक्शन में
v डायरेक्शन में जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ड्रैग करना शुरू करेगा, इस एंड से मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ड्रैग करना शुरू करेगा और इस एंड पे लाके ये ड्रैगिंग खत्म हो जाएगी। यानी कि ये ड्रैग किस लेंथ, इस ड्रैगिंग के दौरान कितनी लेंथ कवर करेगा, इस ड्रैगिंग के दौरान इतनी वाली लेंथ कवर करेगा, ये वाली लेंथ जो इसकी विड्थ है, यानी 2 सेंटीमीटर। आगे समझ बात की? तो यही देखें जरा, टाइम, इस केस के लिए टाइम कितना होगा, इस केस के लिए टाइम कितना होगा, टाइम विल बी इक्वल टू, क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम विल बी डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो ये मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी तो वही होगी v, डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, अभी आपको बताया। जाहिर सी बात है, जब ये लेंथ l, ये वाली लेंथ जब ड्रैग होगी, ये वाली लेंथ जब ड्रैग होगी, तो ड्रैगिंग के दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर करना है, विड्थ के इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, w। तो इसलिए यहां पे आएगा w बाई v। समझ आ गई बात की? अच्छा आप जरा देखें, w की वैल्यू कितनी है 0.02 और v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है कितनी है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, यानी 0.01, सीधी सी बात है 0.01। तो ये आ जाएगा 0.01। ले जी इसको डिवाइड कर लें, आई थिंक सो कि ये 2 आंसर आता है, ठीक है, 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स तक ये वोल्टेज प्रोड्यूस होती रहेगी, यही है 2 ही है, यस यही आंसर। अच्छा मजीद आप जरा देखें, अब EW, इस केस के लिए आपने बताना है कि कितनी देर तक EMF प्रोड्यूस होती रहेगी। तो जाहिर सी बात है, अब जब W के अक्रॉस ड्रैग हो रहा है, यानी ये वाली लेंथ जब ड्रैग होगी, ये वाली लेंथ ऐसे ड्रैग होगी इस तरह से, तो कब तक ड्रैग होती रहेगी, कितना डिस्टेंस कवर होगा, यहां से डिस्टेंस कवर होना शुरू होगा इस एंड से, और करते 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 यहां पे आके खत्म हो जाएगा। यानी जब W लेंथ ड्रैग होगी, जब विड्थ ड्रैग होगी, तो कवर डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ के इक्वल आएगा। जब लेंथ ड्रैग हो रही थी, जब लेंथ ड्रैग हो रही थी ऐसे, तो कवर डिस्प्लेसमेंट W के इक्वल आया था, W बाई V किया। अब जब विड्थ ड्रैग होगी इस तरह से, तो अब कवर डिस्प्लेसमेंट इसकी लेंथ के इक्वल आएगा। सो इन दिस केस टाइम विल बी इक्वल टू, क्या होगा टाइम, ये होगा लेंथ बाई V। आई समझ? वो कौन सा टाइम था, जब लेंथ ड्रैग हो रही थी, तो ये लिखा TL। ये कौन सा टाइम है, जब विड्थ ड्रैग हो रही है, तो ये लिखा TW। अब वैल्यूज पुट कर लें, ये बनेगा 0.08 और वेलोसिटी वही है 0.01, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 4 सेकेंड्स। लें जी, एनी प्रॉब्लम? इसका ले लें स्क्रीनशॉट। देखें न्यूमेरिकल नंबर 8 है, a 90 millimeter length of wire moves with an upward velocity of 35 मीटर पर सेकंड between the poles of the magnet। 90 मिलीमीटर की एक वायर है, लेंथ उसकी बताई हुई है 90 मिलीमीटर, तो ये आ गई 90, सॉरी ये वायर की लेंथ आ गई 90 मिलीमीटर। दिस इज वायर, नहीं जी देखें ये वायर है, इसकी लेंथ बता दी गई है हमें 90 मिलीमीटर। कहता है ये मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ड्रैग कर रही है मैग्नेट के 2 पोल्स के दरमियान। अच्छा अब वो मैग्नेट के 2 पोल्स के दरमियान जब ये ड्रैग कर रही है, तो मैग्नेट के 2 पोल ज़ाहिर इधर और इधर तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर एक पोल इधर हुआ दूसरा पोल उधर हुआ, तो फिर तो नहीं करंट प्रोड्यूस होने वाला। तो किधर होगा, एक पोल ऊपर होगा दूसरा पोल नीचे, यानी बोर्ड के दूसरी तरफ, एक पोल बोर्ड के ऊपर दूसरा पोल बोर्ड के दूसरी तरफ, जिसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनेंगी, इनवर्ड द बोर्ड या फिर आउटवर्ड द बोर्ड। मैं इनवर्ड ड्रॉ कर देता हूं, तो मैं क्रॉस लगा देता हूं, लिहाजा हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड द बोर्ड हैं इस तरह से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, कितनी है मैग्नेटिक फील्ड बताइए, 80 मिली टेस्ला। 80 मिली टेस्ला मतलब 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 टेस्ला। ठीक हो गया? अच्छा जी, कहता है कि ये इसकी लेंथ है, अगर वेलोसिटी भी बताई है, ये लूप जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लूप जो है सॉरी ये वायर जो है, वायर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और वेलोसिटी है कितनी, वेलोसिटी हमें बताई हुई है, कितनी बताइए, 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा मजीद देखें, इफ द रेजिस्टेंस इन द वायर इज 5 मिली ओहम्स, वायर की रेजिस्टेंस कितनी है 5 मिली ओहम्स, मतलब 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ओहम्स। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड भी बताएं, उसकी डायरेक्शन भी बताएं। ठीक हो गया? अच्छा आप जरा देखें, इंड्यूस्ड करंट हम कैसे बताएंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी इसकी डायरेक्शन भी। डेफिनेटली पहले हमें ईएमएफ का पता होना जरूरी है।
कि इस वायर के दोनों एंड्स के अक्रॉस कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ईएमएफ आएगी तो आराम से ओहम्स लॉ यूज करके हम करंट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो पहले ही बता दिया उसने। तो पहले ईएमएफ कैलकुलेट कर लें। डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूं, चलें। आई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब जरा देखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए कौन सा वाला फार्मूला यूज करेंगे? ज़ाहिर है मोशनल ईएमएफ है ना, मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो वही बीवीएल साइन थीटा साइन 90, ठीक है, साइन 91 होते पता है आपको, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। कितनी है रेजिस्टेंस? 5। अभी सिंपली आर लिखता हूं। अब वैल्यूज पुट करते हैं। बी कितना है? बी है 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। वी कितना है? वो है 35। एल कितना है? लेंथ 90 मिलीमीटर। 90 मिलीमीटर है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 0.09 मीटर्स। ठीक हो गया? तो ये लिख दिया 0.09 मीटर्स, 0.09 और साइन 90 पता ही आपको 1 होता है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है? वो है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ओहम्स। लें इसको कैलकुलेट कर लें, आंसर मिल जाएगा आपको। ये आ जाएगा इंड्यूस्ड करंट। साथ उसने एक और बात भी पूछी है, करंट की डायरेक्शन भी बताएं, पूछा हुआ है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड, यस, एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएं। तो डायरेक्शन के लिए वही जाना पहचाना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक मिडिल फिंगर करंट, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब जो है दैट प्रोवाइड्स मैग्नेटिक फोर्स। अब जरा देखें, अभी किस डायरेक्शन में इसको, किस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं अपनी वायर को, किस डायरेक्शन में ड्रैग करवा रहे हैं? अपवर्ड। तो जब वायर अपवर्ड ड्रैग हो रही है तो इसका मतलब है वायर के अंदर मौजूद सारे चार्जेस भी अपवर्ड ड्रैग हो रहे हैं, तो लिहाजा हमारी मिडिल फिंगर जाएगी अपवर्ड। तो ये मिडिल फिंगर को मैं ले गया अपवर्ड। इंडेक्स फिंगर किधर होगी? क्रॉस इनवर्ड, तो इनवर्ड चलेगी। थंब मेरा किस डायरेक्शन में? थंब है मेरा लेफ्ट साइड पे, तो इसका मतलब है इसके अंदर मौजूद जो चार्जेस हैं, वायर के अंदर मौजूद जो चार्जेस हैं, उन पे फोर्स लगेगी लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए करंट इसमें मूव करेगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा फिर, क्योंकि ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और यही होगी फिर डायरेक्शन ऑफ करंट। यस, क्लियर? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ आ जाएं। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। दो कॉइल्स हैं, उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस बताई हुई है। यानी ये देख लेना, एक ये कॉइल है इस तरह से और दूसरा उसी के करीब दूसरा कॉइल है, तो सारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना यहाँ पे अकर करेगा। वो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी बताई हुई है? एम की वैल्यू कितनी बताई है? 1.5 हेनरी। अच्छा, इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस, पहला वाला जो कॉइल है उसमें करंट चेंज होता है 0 से 20 एम्पेयर। करंट चेंज होता है 0 से 20 एम्पेयर, तो मैंने डायरेक्टली डेल्टा आई लिख दिया। 20 माइनस 0 दैट इज 20 एम्पेयर। ठीक है, तो कहते हैं एक कॉइल में करंट चेंज होता है 0 से 20 एम्पेयर कितनी देर में? टाइम बताया हुआ है 0.5 सेकेंड्स। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल? दूसरे में आप जो है फ्लक्स फाइंड करें, फ्लक्स लिंकेज फाइंड करें। ये प्राइमरी कॉइल हुआ, ये है प्राइमरी कॉइल और ये वाला है सेकेंडरी कॉइल। कहते हैं प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है, तो प्राइमरी को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जी। कहते हैं प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा, फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज होगा। अब प्राइमरी का वर्ड उसने यूज नहीं किया, ये खुद से आपने असेस करना है। वो कहता है कि फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज होगा, तो इसका मतलब है ये चेंज इन करंट किसका है? ये प्राइमरी का चेंज इन करंट पूछा हुआ है उसने, बताया हुआ है, सॉरी। ठीक है, और साथ पूछा हुआ क्या है? व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल? दूसरा कॉइल जो है, सेकेंडरी कॉइल जो है, उसका अब चेंज इन फ्लक्स फाइंड करें। तो ये डेल्टा फाई किसके लिए फाइंड करना है? सेकेंडरी के लिए, तो ये लिख दिया डेल्टा फाई एस। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा जी, अब करते हैं इसको कैलकुलेट। देखें जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, म्यूचुअल इंडक्टेंस के 3 फार्मूला से ना, पहले 2 फार्मूले यूज हमने किए थे, उन दोनों में ईएमएफ को हमने कंपेयर करवाया था और थर्ड फार्मूला ड्राइव किया था। अब जरा देखें कौन कौन से थे। पहला ये था कि फेराडेज लॉ के मुताबिक ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, फेराडे लॉ सेकेंडरी कोयल के लिए, तो ये लिखा ई एस नंबर ऑफ टर्न्स किसके होंगे? सेकेंडरी के। फ्लक्स किसका होगा? सेकेंडरी का। क्योंकि हमें पता है फेराडेज लॉ के मुताबिक जिस कंडक्टर की ईएमएफ हम फाइंड कर रहे होते हैं ना, फेराडेज लॉ के मुताबिक, फेराडेज लॉ के मुताबिक जिस कंडक्टर की ईएमएफ, जिस कंडक्टर की इंड्यूस्ड ईएमएफ हम फाइंड कर रहे होते हैं, उसी कंडक्टर के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और उसी कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए सेकेंडरी की ईएमएफ है तो एस एस एस।
इसी तरह अगेन साथ हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि सेकेंडरी की जो ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू एम डेल्टा आई डिवाइडेड बाय एम डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये करंट किसका है, सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो किसके करंट की चेंज की वजह से प्रोड्यूस होगी, सेकेंडरी में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो किसके करंट की चेंज की वजह से होगी, वो प्राइमरी के करंट की चेंज की वजह से होगी। तो लिहाजा यहां पे हमने लिखा था आईपी। ठीक है, पेज पलट के देख लीजिएगा, यही किया था। अब जरा देखें, दोनों को कंपेयर करें। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, कंपेयर करेंगे तो एन एस इज इक्वल टू डेल्टा फाई एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, सॉरी एन एस इन टू, ये क्या लिख दिया मैंने, एन एस इन टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये दोनों डेल्टा टी और डेल्टा टी तो हो गए कैंसल आउट, बाकी क्या बचा, बाकी ये बचा डेल्टा फाई एस जो कि हमने कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय एन एस। अब जरा देखें इस चीज को, वैल्यूज पुट करें। डेल्टा फाई एस क्या बनेगा, डेल्टा फाई एस दैट विल बी इक्वल टू एम की वैल्यू 1.5 हेनरी मल्टीप्लाई डेल्टा आई पी कितना है, प्राइमरी का करंट चेंज वो है 20 एम्पेयर्स डिवाइडेड बाय सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स, कोई नहीं बताए हुए, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स इसने कोई नहीं बताए, प्राइमरी के भी नहीं बताए, प्राइमरी के कौन सा बताए, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स नहीं हमें बताए हुए। तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स खुद से ही वन पुट कर देते हैं। अब ये क्या बात हुई, खुद से ही वन पुट कर दिया। असल में न्यूमेरिकल में ये बताना भूल गया कि सेकेंडरी कॉइल जो है वो असल में एक लूप है, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ लूप, ये उसे बताना चाहिए था, जो कि वो बताना भूल गया। केपी के बोर्ड की बुक में आपको पहले भी बता चुका, काफी सारी इस तरह की मिस्टेक्स हुई पड़ी हैं, देख लो न्यूमेरिकल नंबर 2 भी हमने किया था, उसमें भी उसने मिस्टेक की हुई थी। तो यहाँ पे भी इसे बताना चाहिए था कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। अब अगर आप गूगल की वगैरह उठाएंगे ना, गूगल में जिस तरीके से उसने न्यूमेरिकल करके दिया हुआ है, उसने भी नंबर ऑफ टर्न्स वन पुट किया हुआ है, खुद से ही वन पुट कर दिया, और वो नंबर ऑफ टर्न्स वन पुट करेंगे तो सही बुक वाला आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आने वाला। तो यहाँ से फिर क्लियर हो जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स बाकी वन है, जो कि उसको शुरू में बताने चाहिए थे, उसने नहीं बताया हुआ। खैर ये पेपर में जब न्यूमेरिकल्स इस तरीके से आएंगे तो आप लोगों को नंबर ऑफ टर्न्स बताए जाएंगे, या तो कहा जाएगा कि देयर इज ओनली वन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, या फिर ये कहा जाएगा कि सेकेंडरी कॉइल इज इन द फॉर्म ऑफ लूप। तो जब वो लूप की फॉर्म में होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑटोमेटिकली वन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एन की वैल्यू जो है ये वन है। अब इसको कैलकुलेट कर लें, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, और फ्लक्स है ना तो 30 वेबर्स। नहीं जी, ठीक हो गया, यस यही आंसर है। ले लें इसका स्क्रीनशॉट, कोई सवाल है तो पूछ लें।